नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर समान ज्ञान पाठ्यक्रम को देखेंगे। यूनिट जो 4 है उसमें मानव एवं पर्यावरण के बारे में वर्णन किया गया है। इकाई में 4 को ऑलमोस्ट कवर कराऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो पिछले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को UNFCCC के बारे में डिटेल में बताया था। UNFCCC का जो है गठन 1994 में किया गया था। दोस्तों, 1995 से जो है UNFCCC का जो है प्रत्येक वर्ष जो है बैठक आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इनके प्रमुख बैठक जिनसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रथम पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा हूँ, 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक जो है बर्लिन में हुई थी। तो आप सभी को याद रखना है कि UNFCCC के अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, प्रथम बैठक जो है 1995 में कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में हुई थी। इनके महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में से थर्ड जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1997 में किया गया था, और इन्हीं से जो है क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह जो है ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। तो आप सभी को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह प्रोटोकॉल जो है 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 को। लेकिन लाया कब गया था? वर्ष 1997 को, कोप 3 के तहत। दोस्तों, यहाँ पर कोप जो है 8 2002 में आयोजन किया गया था। यह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2007 में जो है कोप 13 का आयोजन किया गया था बाली में। 2010 में कोप 16 का आयोजन किया गया था, ये कांकुन में किया गया था। 2011 में कोप 17 का डरबन में आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से कोप जो है 21 जो कि 2015 में पेरिस में किया गया था, जिसे पेरिस समझौता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को जो है इनके लक्ष्य के बारे में ध्यान में रखना है। तो कोप जो है 21, इसमें प्रमुख जो लक्ष्य है, यह समझौता जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का जो है लक्ष्य रखता है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था, इस सदी के अंत तक जो है औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से जो है 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि कोप जो 21 है, पेरिस समझौता हुआ था, उसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि वैश्विक तापमान की वृद्धि जो है उद्योग पूर्व स्तर से जो है 2 डिग्री या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री जो है से अधिक न हो पाए। तो ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इनसे। नेक्स्ट है दोस्तों, कोप जो है 22 2016 में माराकेश में हुआ था, और 2017 में जो है कोप 23 जर्मनी में। कोप 24 जो है 2018 में कटोविस जो है पोलैंड में आयोजन किया गया था। 2019 में कोप 25 का जो है स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजन किया गया था। कोप 26 जो है 2020 में आयोजन नहीं किया गया कोविड-19 की वजह से, और जो है कोप 26 का आयोजन जो है 2021 में ग्लासगो ब्रिटेन में किया जाएगा, नवंबर माह में। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि कोप 26 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो 2021 में कोप 26 का आयोजन ग्लासगो ब्रिटेन में किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो भारत की कार्य योजना क्या रही है। तो यहाँ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका गठन जो है 30 जून 2008 को किया गया था। इसके अंतर्गत जो है 8 जो है राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनको आप सभी को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो 8 राष्ट्रीय मिशन में प्रथम है राष्ट्रीय सौर मिशन, सेकेंड है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, थर्ड है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, फोर्थ है राष्ट्रीय जल मिशन, जो फिफ्थ है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, सिक्स्थ है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, सेवन्थ है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन क्रियान्वित जो है ज्ञान मिशन, और लास्ट जो है 8 जो राष्ट्रीय मिशन है सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, यह जो है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो है 2008 में लाया गया था, और इनके 8 जो मिशन शामिल हैं। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल दे दिए जाएंगे कि राष्ट्रीय
जो है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आप सभी को ये 8 मिशन को याद रखेंगे तो आप जो है सवाल को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है सर दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कार्टेजेना प्रोटोकॉल। दोस्तों मैं आप सभी को बताया था कि UNCBD के अंतर्गत जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल आया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है CBD का एक पूरक प्रोटोकॉल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका संबंध जो है यहाँ पर लिखा गया है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जो है जीव द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जैव ये विविधता से ही संबंधित है और 2000 को स्वीकार किया गया था यह प्रोटोकॉल और 2003 में यह लागू किया गया। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल। यह भी जो है CBD का पूरक प्रोटोकॉल है। इसके अंतर्गत जो है आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं न्याय संगत जो है साझाकरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में नगोया प्रोटोकॉल को जापान के नगोया शहर में संपन्न हुआ और यह जो लागू हुआ 2014 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है नगोया प्रोटोकॉल 2010 में लाया गया था, लेकिन 2014 में इसे लागू किया गया। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। इनसे एग्जाम में सवाल बराबर पूछे जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। प्रथम पॉइंट मैं यहाँ पर राइट डाउन किया हूँ। 16 सितंबर 1887 को कनाडा में सम्मेलन हुआ, परंतु 1 जनवरी 1889 से प्रभावी हुआ। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1 जनवरी 1889 से प्रभावी हुआ था और यह जो प्रोटोकॉल है ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए लाया गया था। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं यहाँ पर राइट डाउन किया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कि ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए CFC गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हाइड्रोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत को नष्ट करती है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि ओजोन परत को क्षरण करने में प्रमुख जो गैस हैं वो है CFC। एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इसी कारण मैं यहाँ पर यह पॉइंट राइट डाउन किया हूँ। दोस्तों CFC गैस जो है निकलती किनसे अधिक है? तो वो है AC से, रेफ्रिजरेटर से, फोम से, रंग से, प्लास्टिक से। ये भी सवाल पूछे गए हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। प्रभाव क्या होगा अगर ओजोन परत क्षरण होंगे? तो ये त्वचा कैंसर होंगे, आँख की बीमारी होगी और हृदय रोग होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किनसे संबंधित है? ओजोन परत जो है क्षरण को रोकने से संबंधित है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। इससे दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम अभी तक लाया है। उनमें से प्रथम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो दोस्तों इनसे सवाल डायरेक्ट इस प्रकार के आते हैं कि वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1986, 1972, 1980 और 2002। तो आप सभी को आंसर क्या लगाने हैं? वन जीवन संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लाया गया था। तो आप इसी प्रकार से ये सभी अधिनियम को याद कर लें। तो MDG और SDG इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम MDG का फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है वर्ष 2000 ईस्वी में फ्रेम को स्वीकार किया था। इसके अंतर्गत 8 गोल रखे गए थे जो 2015 तक प्राप्त करना था। तो दोस्तों इनका समय खत्म होने के बाद जो है 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है SDG का गठन किया, जो कि इसके अंतर्गत 2030 तक जो है 17 लक्ष्य रखे गए हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 2030 तक पूरा करना है। ये सभी 17 लक्ष्य क्या हैं? तो एक एक कर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया शून्य गरीबी होना चाहिए, शून्य भूखमरी करना है, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता जो है, स्वच्छ जल और स्वच्छता होना चाहिए, सस्ती और प्रदूषण मुक्त, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधा। नेक्स्ट है असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनीय उपभोग और उत्पादन। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा गया शांति, न्याय और मजबूत भागीदारी, भूमि पर जीवन, पानी में जीवन, लक्ष्य प्राप्ति में जो है सामूहिक जो है साझेदारी।
ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्य थे। तो एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कितने लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं। कब तक इसे पूरा करना है, तो 2030 तक पूरा करना है। दोस्तों आप सभी इन 17 लक्ष्य को याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम पॉइंट यहाँ पर मैं राइट डाउन किया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह जो है अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। तो यह दो देशों के सहयोग से जो है इनका गठन किया गया था और इसका जो मुख्यालय है भारत में ही गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। और ISA का जो सदस्य देश हैं वो हैं कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर ऊर्जा की संभावना वाले देशों का एक जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सरकारी संगठन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कर्क और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आते हैं इसके सदस्य देश हैं। और जो ISA का उद्देश्य है वह प्रमुख उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक का सौर ऊर्जा उत्पादन और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है। तो आप सभी ध्यान में रखें। यहाँ पर मैं राइट डाउन किया हूँ दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन कौन है, तो PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइसल्फाइड, सीसा। दोस्तों आप सभी को याद रखना है ये 8 वायु प्रदूषकों को एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इनसे पूछे जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैस के बारे में जान लेते हैं। इनसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जलवाष्प जो है वो 60% है, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन जो है 4 to 9%, ओजोन 3 to 7%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है 1.5%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 0.1 से 0.4%। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखा हूँ, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस हैं, परंतु जो है इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस से डायरेक्ट सवाल आते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है या है। तो आप सभी को इन प्रमुख जो है ये सभी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस को याद कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हूँ। प्रथम पॉइंट है चिपको आंदोलन के प्रेरणेता सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 75% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड परिवहन के साधनों से विशेषकर पेट्रोल इंजन से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन जान लेते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन है, सूर्य हैं, ज्वार भाटा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय है और शैल गैस है। और गैर नवीकरणीय संसाधन जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, मृदा है, प्राकृतिक गैस है। दोस्तों आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोयला जो है कौन से संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है या गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो है महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है NGT की स्थापना जो है 2010 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है AG टांसले द्वारा जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों IUCN के बारे में जान लेते हैं। तो IUCN का स्थापना जो है 1964 में की गई थी
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन ध्यान में रखना है कि IUCN जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है और इनका जो उद्देश्य है विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची जारी करता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे सवाल पूछे गए हैं या आने की संभावना भी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं राइट डाउन किया हूँ, अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो ध्यान में रखना है कि अम्ल वर्षा जो है इन 3 प्रमुख जो है पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की इकाई जो है डेसिबल है, तो याद रखना है। अच्छा दोस्तों, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट रासायनिक नाम है CH3NCO गैस जो है 2 दिसंबर 1984 को रिस गई थी। इस वजह से जो है यहाँ पर बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं। इनसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका रासायनिक नाम है CH3NCO और यह कब हुई थी? तो 1984 में। तो पारा से होने वाली बीमारी मीना माता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में स्थापित इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान वाले जो है संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार जो है टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये टाइलर पुरस्कार भी पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में योगदान के वजह से जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं आप सभी को पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इनसे सवाल ज़रूर आएंगे और आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।